नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। और मैं संदीप हूँ हॉलीडे हब इंडिया से, और इस हॉलीडे हब इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो ये वीडियो है, इसका टॉपिक है मनाली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि अगर आप पैकेज बुक करते हैं तो पैकेज बुक करते समय मनाली में मतलब यहाँ आने से पहले लोग क्या क्या तैयारी करते हैं, और जो नॉर्मली टूरिस्ट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि एज अ ट्रैवल एजेंसी हमसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा, कि सर हम वहाँ पर जाने से पहले क्या क्या पैकिंग करें, क्या क्या सामान अपने साथ रखें, कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है, और किस टाइम पे जाएं, किस टाइम पे स्नोफॉल होती है, कहाँ पे जाने पे ज़्यादा सही रहेगा, कहाँ पे ना जाएं, कौन सी जगह अवॉइड कर सकते हैं और कौन सी जगह जा सकते हैं, कौन से होटल अच्छे रहेंगे, कौन से होटल अच्छे नहीं रहेंगे, किस एरिया पे हमें होटल लेना चाहिए, किस एरिया पे हमें होटल अवॉइड करना चाहिए। तो सारी चीज़ें हमने सॉर्ट आउट करी है, मतलब शॉर्ट लिस्ट करी है हमने वो सारे क्वेश्चंस, और हम बारी बारी से जानेंगे उन क्वेश्चंस के जवाब, उनका आंसर देंगे आपको। तो ये जो वीडियो, जो भी आप मनाली आ रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देखना। 101% कहता हूँ कि काफ़ी काम आएगी ये वाली वीडियो आपके, और काफ़ी मदद मिलेगी इसमें पैकिंग करने में और यहाँ के बारे में जानने में। क्योंकि मैं इस वीडियो पे, ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ हॉलीडे हब इंडिया पे। और हाँ, शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो अगली वीडियो आप मिस कर जाओगे। ऐसे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, काफ़ी सारी यहाँ के जगह दिखाता रहता हूँ, तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ में राघव भी है, तो मैं राघव को भी बुलाना चाहूंगा। आ जाओ राघव भाई। हेलो। कैसे हो राघव? बढ़िया भाई, क्या हाल चाल है? तो राघव भाई, हमारे जो दर्शक हैं, ये अक्सर इनके मन में कुछ ना कुछ ऐसे सवाल आते होंगे जो मनाली आने से पहले सोचते हैं कि काश इनका जवाब मिल जाता तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे जो अक्सर टूरिस्ट हमसे पूछते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट्स को जैसे कंफ्यूजन टाइप की होती है। हाँ हाँ। कि अगर हम प्लान कर रहे हैं ट्रिप में तो हमें वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे तो पैकेज अगर आप ले रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मतलब 99.99% ऐसे चांसेस होते हैं कि सब कुछ स्मूथली होता है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट फिर भी अगर होता है कि 0.1% भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो मैंने लगभग 24-25 सवाल जो है शॉर्ट लिस्ट करे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंटली कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स के, गेस्ट के मन पे आते हैं ओके। ट्रैवल पैकेज बुक करते समय। ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा जाता है, जो सबसे पहला सवाल, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो ये है कि लोग पूछते हैं कि मनाली में घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अच्छा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा गेस्ट पूछते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा समय सबसे अच्छा रहता है? कि जैसे लोग समर में घूमते हैं, स्नो टाइम में घूमते हैं, मानसून में घूमते हैं, ठीक है, और जैसे कोई हनीमून कपल आ रहा है तो सबसे ज्यादा वो किस टाइम पे घूमना पसंद करता है, किस टाइम पे घूमना चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से क्या कहना चाहते हो तुम? और देखो, मैं बोलना चाहूंगा साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में हमारे जो भारत का क्लाइमेट होता है वो भी 3 से 4 बार चेंज होता है। विंटर आता है, मानसून भी आता है, और जो रहता है लाइक समर सीजन भी आता है ना। तो ऐसे क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो अब अपनी अपनी पसंद ऐसा होता है, कई लोगों को स्नोफॉल देखना है तो आप दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च तक आ सकते हैं, तो उसमें आपको लाइव स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल जाती है। कुछ लोग होते हैं जो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि यार नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा रुक के जाना चाहिए। और गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते बाहर की सिटीज में, लाइक मुंबई हो गया और बड़ी बड़ी जो मेजर सिटीज होती हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम जाएं लाइक अप्रैल के बाद से जून तक, तो वो लाइक ये समर सीजन में आ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, थोड़े से पैकेजेस जो होते हैं उनके रेट्स हाई होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टूरिस्ट होता है ना ऑल ओवर इंडिया से, वो हिल स्टेशन की तरफ जाता है, क्योंकि समर सीजन ऑलमोस्ट चालू होता है। हाँ, गर्मियों के टाइम पे लोग ठंडी जगह पे जाते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे तो पैकेज जो है लगभग 50% तक रेट बढ़ जाते हैं, राइट। तो अपनी अपनी चॉइस है। बाकी इसमें हम एक बार बेसिक से यह बता देते हैं कि जैसे आप अगर देखा जाए तो स्नो टाइम, ठीक है, जैसे आपने पूछा कि भाई किस टाइम पे आना चाहिए, तो भाई अलग अलग माइंड सेट है। अगर कोई स्नो एंजॉय करने आता है, कोई मानसून एंजॉय करने आता है, कोई अपने समर की छुट्टियां एंजॉय करने आता है, तो अगर आप मान के चलो कि जुलाई से लेके अगर आप अक्टूबर तक आते हो
तो यहाँ पे नॉर्मल ठंड रहेगी, ठीक है, नॉर्मल सी ठंड रहेगी बिल्कुल। और आप आराम से हर जगह घूम सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करना चाहें तो जुलाई अगस्त का टाइम थोड़ा अवॉइड कर भी सकते हैं। हालांकि इस साल तो इतनी खैर बारिश पड़ी नहीं है। बिल्कुल। और हम भी अभी अगस्त के टाइम पे, आज कितनी 7-8 अगस्त हो गई है ना, आज 8 तारीख, आज 8 तारीख है, 8 अगस्त को हम यहाँ पे मनाली में बैठे हुए हैं और ऊपर से एक वाटरफॉल की ट्रैकिंग करके आ रहे हैं। और ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग तो आपको पता है गाइस कि रास्ते फिसलन वाले होते हैं, रास्ते सूखे हुए, इतने ज्यादा गीले नहीं है और आराम से हम घूम रहे हैं। नॉर्मल वेदर है, देख सकते हो, अगर कैमरे में तो खैर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि बादल बिल्कुल नीले हैं, यहाँ पे आसमान नीला है और थोड़े बहुत बादल हैं और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो मतलब ये मानसून का टाइम है इस तरह। हाँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि कभी धूप निकल रही है, कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और कभी बढ़िया धूप एकदम बादलों में छिप रही है। तो मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है इस टाइम पर भी। और मानसून के बाद अब आ जाओ आप विंटर टाइम पे, ठीक है। तो विंटर में जैसे आप मान चलो कि अक्टूबर तक तो चलो ऐसा हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, ये ऐसा टाइम होता है स्नोफॉल वाला टाइम। तो अक्टूबर में क्या है गाइस कि जैसे रोहतांग पास है और ऊपर हाइट वाली जगह है, वहां पे स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में आ जाओ नवंबर में। नवंबर में गाइज रोहतांग पास लगभग बंद हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा स्नो पड़ जाती है और रास्ते हर जगह ब्लॉक हो जाते हैं। फिर भी आपको घूमने के लिए सोलांग वैली और नीचे के सारी जगह, जैसे कि अटल टनल है, अटल टनल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अटल टनल सिसु तक जा सकते हो, खोखसर भी विजिट कर सकते हो आप, अगर स्नो नहीं पड़ी रही तो काफी सारी जगह हो जाएगी। मोस्टली नवंबर में तो नहीं पड़ती, दिसंबर के बाद ही स्नो स्टार्ट होती है। तो बाकी नीचे जितने भी जगह हैं, जैसे कि लोकल साइट सीन में क्लब हाउस, मॉनेस्ट्री, मॉल, तो ऑल टाइम खुला रहता है। और इसी के साथ में जोगनी वाटरफॉल की ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो बड़े आराम से। कुल्लू, कसोल, मणिकरण, ये सब आप आराम से विजिट कर सकते हो। अब आ जाओ गाइस इसमें जो जनवरी के बाद वाला जो टाइम है, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। तो फरवरी में स्नो जो है मेल्ट होने लग जाती है और फरवरी में भी स्नोफॉल देखने को मिलती है आपको। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हैं, कभी भी आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा स्नो पड़ती है जनवरी के टाइम पे। इस बार तो अप्रैल में भी पड़ी, अप्रैल में पड़ी और स्नो लेट से पड़ी है। जनवरी में हम वेट कर रहे थे, लगभग 23 जनवरी के आसपास, 23-24 जनवरी के आसपास पड़ी और बहुत ज्यादा इकट्ठी पड़ गई थी स्नो वहाँ पे। तो 2-4 दिन हमने टूर पोस्टपोन कर दिया था लोगों को। बाकी ये है कि और मार्च तक स्नो पड़ी है। मार्च में मेरा एक लगभग 150 मेंबर का ग्रुप था, तो उसमें भी मतलब जिस दिन ग्रुप पहुंचा है उसी दिन स्नोफॉल हुई है, तो सारे गेस्ट बहुत खुश हो गए थे। तो स्नोफॉल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसके बीच में कभी भी हो सकती है। बाकी अब आ जाओ समर सीजन में, तो मार्च के बाद, मतलब मार्च तक तो रेट भी नॉर्मल रहते हैं। फिर समर सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने प्रॉपर समर सीजन चलता है इसमें। तो जो रेट है वो रेट जो है लगभग 40% तक रेट जो है इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर मान के चलो कि कोई पैकेज 10,000 से स्टार्ट होता है, तो इस टाइम पे 14 से 15,000 का पैकेज स्टार्ट होगा, वही नॉर्मल मनाली का पैकेज। अब क्योंकि ये समर सीजन है तो बर्फ जो है हर तरफ की मेल्ट हो जाती है, रोहतांग पास ओपन हो जाते हैं इस टाइम पे, और बर्फ देखने के लिए आपको फिर ऊपर रोहतांग पास तक जाना पड़ता है। और पूरा ये मई और जून लोग रोहतांग पास में बर्फ देखते हैं। इसी के साथ में एक और डेस्टिनेशन ओपन होता है जो कि बारालाचा पास और सिंकुला पास, ये 2 जगह आप जा सकते हैं जो कि थोड़ा दूर है, लेकिन मोस्टली जो गेस्ट होते हैं वो रोहतांग पास तक विजिट करते हैं क्योंकि सेम डे में जाके वहां से वापस आ सकते हैं। बट यहाँ पर लोग तब जाते हैं जब रोहतांग पास में बर्फ खत्म हो जाती है। अगर आपको कहीं बर्फ नहीं मिल रही तो फिर आप बारालाचा और सिंकुला डॉग का प्लान बना सकते हो, तो वहां पर आपको काफी बर्फ मिल जाती है। ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि वहां पर जुलाई तक भी आपको बर्फ आराम से देखने के लिए मिल जाती है। तो इससे तो आपको ये देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि मनाली में कब घूमना चाहिए और किस टाइम पे कैसा वेदर रहता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पता लग चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप गाइस प्लान कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि जो दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि मनाली में बर्फ कब पड़ती है और बर्फ देखने के लिए कहाँ जाए। तो स्पेशली इसमें मनाली के लिए कह रहा हूँ, जो मनाली के अंदर की बातचीत है, कब बर्फ पड़ती है। वैसे तो देखो बर्फ पड़ने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके बीच में कभी भी पड़ सकती है। बाकी ये पीक टाइम होता है, इसमें जनवरी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बर्फ पड़ने के। बाकी कई बार न्यू ईयर पे भी बर्फ पड़ जाती है और कई बार दिसंबर में, और कई बार ये कि जनवरी मिड में, लेकिन कई बार ये होता है कि जनवरी लास्ट में भी स्नोफॉल पड़ती है। ये मनाली लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी आएगी आप न्यूज में एक बार देख सकते हैं और फोरकास्टिंग वेदर ऐप वगैरह में हर जगह पता लग जाता है कि कितने % चांस है और कब जो है, तो देख सकते हैं।
नॉर्मली 20 दिसंबर के बाद लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बर्फ तो पड़ने लग जाती है, बट क्लाइमेट है, कुछ कह नहीं सकते, चेंज होते रहते हैं। तो इसी के साथ में जो एक और क्वेश्चन आता है कि मनाली में जाते समय मनाली में कितने दिनों का पैकेज लेना चाहिए, या कितने दिन कितने नाइट यहाँ पे रुक सकते हैं कि हम लोकल मनाली और आसपास की जगह कवर कर सकते हैं। बेसिकली कितने दिन का प्रेफर करना चाहिए पैकेज? देखो वैसे तो 2 नाइट 3 डे का भी हो जाता है। अगर हम वोल्वो जर्नी सब कुछ इंक्लूड पैकेज दिल्ली से हम आपको अगर बताएं तो पहले दिन से अगर काउंट करें तो 2 नाइट आपकी वोल्वो में जर्नी जाती है, 2 नाइट आप होटल स्टे कर रहे हो। इसमें हम आपको लोकल साइट सीइंग भी करवा रहे हैं, सोलांग वैली भी करवा रहे हैं, कुल्लू नागर का भी ऑप्शन होता है, और कई क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कुल्लू मणिकरण और कसोल भी जाना। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो एक पैकेज ये बनता है, और एक पैकेज बनता है जिसमें 3 नाइट होटल स्टे करते हैं, है ना। तो उसमें ऐसा रहता है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहती हैं। लोकल साइट सीइंग डे 1 डे 2 सोलांग वैली, डे 3 कुल्लू मणिकरण कसोल या तो नागर कैसल। उसके वाला जो अगले वाला दिन होता है तो क्या रहता है कि लेजर डे रहता है ना। चेकआउट वगैरह हो गया, देन उसके बाद आप फ्री होते हो। फिर उसके बाद ऐसा रहता है कि अगर आप अपने से कहीं घूमना फिरना चाह रहे हो या नियर बाई आपके वाटरफॉल वगैरह है, जैसे कि हम आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप हमें उस टाइम पर कॉल करके पूछ सकते हैं सर हमारा चेकआउट हो रहा है तो 10 बजे से 5 बजे तक हम फ्री हैं, उस टाइम पर हम क्या करें। तो हम कई लोकेशंस जो होती हैं हम सजेस्ट भी कर सकते हैं आपको, राइट। तो ऐसा होता है। फिर इसमें भी सेम आपका 2 नाइट वोल्वो की जर्नी, 3 नाइट होटल स्टे। और संदीप जी कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स के पास डेज बहुत कम होता है ना। क्लाइंट बाहर आता है कई काम से और वो काम नहीं हो पाता है, तो क्लाइंट्स के मन में आता है यार अभी हमारे पास 2 से 3 दिन ही है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके आप सजेशंस ले सकते हो। तो हम एक नाइट का भी मनाली में स्टे करवा सकते हैं। तो नाइट में आप बैठो, दिन में आप अपना काम करो, नाइट में आप वोल्वो में बैठो, ओवरनाइट जर्नी करके नेक्स्ट मॉर्निंग आप मनाली पहुंचो। पूरा दिन में आप जो भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो एक्सप्लोर करो। देन उसके बाद नाइट में अपना डिनर वगैरह अपना करो, बस वगैरह लेके वो भी कर सकते हो। बाकी अगले दिन भी जा सकते हो, स्टे करना तो आराम से एक नाइट स्टे भी कर सकते हो। तो देखो गाइस, बेसिकली जैसे जो आपका क्वेश्चन है ना कि कितने नाइट का स्टे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। जैसे मान के चलो कि कुछ लोग जैसे बाहर से आते हैं, दिल्ली के और बाहर से आते हैं, सोचते हैं कि एक दिन का हमें कहीं वैकेशन मिल जाए या 2-3 दिन का हमारे पास टाइम है, एक नाइट रुक सकते हैं। तो उस केस में आप ये भी कर सकते हैं भाई, अगर आप रात को वहां से निकले दिल्ली से, ओवरनाइट जर्नी करी, दूसरे दिन आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, दूसरे दिन पहुंच के आपने पूरा दिन घूमा, आपने रोहतांग जाना है, सोलांग जाना है, सिसु होटल जाना है, ये सब घूमा आपने और वापस आ गए आफ्टरनून तक। शाम के समय आपने मॉल रोड घूम लिया, तो नॉर्मली आपने शॉपिंग वॉपिंग जो भी करनी वो आपने कर ली। इसके बाद में आप वहां से रात की बस लेके वापस भी आ सकते हो। अदरवाइज एक दिन अगर रुकना है वो वाला दिन, तो वो भी आप रुक सकते हो। नेक्स्ट दिन आपने कुल्लू कसोल मणिकरण ये सब करा, और ये सब घूमने के बाद में आपको शाम की बस मिल जाएगी भुंतर से, वो आप बस लेके, हालांकि कसोल से भी बस चलती है, पर अगर आप भुंतर से लेते हो तो मनाली वाली जो बसें हैं वही बस आपको मिल जाएगी, और ओवरनाइट जर्नी करते हुए आप दिल्ली वापस पहुंच सकते हो। तो इसमें इस केस में आपके एक दिन जाने में लगेगा, मतलब एक नाइट जाने में लगेगी, एक नाइट वापस आने में लगेगी, और एक दिन वहां पे स्टे करने का लगेगा, ठीक है। तो 3 नाइट आपकी यहाँ पे लगेगी, और चौथे दिन आप सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाओगे। इसके अलावा अगर एक्सटेंड करना है तो 2 नाइट का स्टे कर सकते हो, जिसमें एक दिन आप लोकल और एक दिन सोलांग ये दोनों कर सकते हो, और तीसरे दिन घूमने के बाद आप वापस दिल्ली की तरफ जा सकते हो रात की बस से। फिर इसके अलावा जो है कि अगर आप 3 नाइट यहाँ पे रुकते हो तो 3 नाइट में क्या है, एक दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो लास्ट वाला दिन है आप ऑफ बीट प्लेस घूम सकते हो, जैसे कि लोग पासा वाटरफॉल है पास में, वो लोग घूमते हैं, और यहाँ पे गधेनी वाटरफॉल है वो आप घूम सकते हैं। या तो आप मॉल रोड वगैरह जाना है तो नॉर्मली आपने अपना सामान रखा और मॉल रोड वगैरह भी घूम सकते हो। तो ये ऐसा हो जाता है। तो राखो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि मनाली पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, क्या क्या एक्स्ट्रा मतलब हमें पे करने की जरूरत पड़ सकती है, या पैकेज की तरफ से क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कशन ही करा था कि पैकेज के अंदर तो हमारी वॉल्वो हो गई, होटल एकोमोडेशन हो गया, ब्रेकफास्ट डिनर तो मिल जो रहता है वो हम पैकेज में ही प्रोवाइड करते हैं। साथ में साइट सीइंग के लिए हमारी कैब होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप वॉल्वो स्टैंड पे पहुंचते हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कैब ड्राइवर होते हैं वो आपको पिकअप करने आएंगे, होटल ले जाके ड्रॉप करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आपके साइट सीइंग वगैरह करवा के जो जैसी प्रोसीजर होती है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे टूर करवाते हैं हम। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो कि अगर सिंपल वे में समझाऊं तो आपका जो अकोमोडेशन है, मतलब होटल हमारी तरफ से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप घूमेंगे, मतलब पिकअप ड्रॉप और पूरी साइट सीइंग के लिए ट्रांसपोर्ट कैब, ये हमारी तरफ से रहेगी।
बाकी अगर आपको प्राइवेट कैब चाहिए या शेयर बेस में चाहिए, दोनों चीजें अवेलेबल है हमारे पास में। इसके अलावा दिल्ली से जो आप आते हैं, या तो आप प्राइवेट व्हीकल से आएंगे या तो आप वोल्वो बस से आएंगे, दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। दोनों चीजें हम करा देंगे अलग अलग आपके पैकेज के चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसके अलावा होटल में ब्रेकफास्ट और डिनर ये दोनों चीजें रहेंगी। अगर आपका घूमने का शेड्यूल नहीं है तो आप लंच वगैरह भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज है जो मतलब आपको बेवरेज वगैरह है या स्ट्रीट फूड या जो कुछ भी ऐसा अगर चाहिए तो मेन्यू कार्ड है, आप ऑर्डर करके वहां से मंगवा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे आना जाना, रहना, खाना, घूमना, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। और बाकी आपके हमारे पैकेज के डील के अकॉर्डिंग रहेगा कि आप क्या क्या इसमें चीजें ऐड करवाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ऐसा रहेगा। बाकी पैकेज में हम पैकेज देते हैं जब, तो उसमें सारी चीजें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बता देते हैं कि ये चीजें ऐड रहेंगी और ये चीजें एक्स्ट्रा रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग हीटर की डिमांड करते हैं कि हमें ठंड लग रही है और हमें हीटर चाहिए। तो अगर आप हाई एंड पैकेज लेते हैं या कोई महंगा होटल लेते हैं तो उसमें जो हीटर है सेंट्रल ठीक है हीटिंग होता तो है वो उसमें। सेंट्रल हीटेड होता है वो। तो उस केस में तो जरूरत नहीं है। लेकिन जो छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें अलग से हीटर लोग लेते हैं, तो 400-500 रुपए वो पर नाइट एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग होटल के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। तो पर नाइट पर हीटर के हिसाब से ऐसा रेट रहता है। वो अलग अलग होटल के अकॉर्डिंग रेट बदल सकता है, बट बेसिकली हीटर जो है बड़े होटलों में ऐड रहता है और छोटे होटल्स जो होते हैं वो उसमें अलग से चार्जेबल रहता है, अलग से लेना पड़ता है। तो वो आप अपने ट्रैवल एजेंट से जिससे भी आपकी बातचीत चल रही होगी आप उससे एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मनाली में होटल कहाँ पे लेना सही होगा, मॉल रोड के पास में या मॉल रोड के दूर लेना चाहिए या किस एरिया पे लेना चाहिए। देखो तो संदीप, मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। कई लोग प्रेफर करते हैं मॉल रोड पे, कई लोग प्रेफर करते हैं यार नहीं, अब मैं इतनी दूर से आया हूँ, वादियां एंजॉय करना चाह रहा हूँ, नज़ारे देखना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा दूर प्रेफर करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट मैं एक चीज बताऊंगा, जो भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही मिलेंगी और थोड़ा हाइट पे मिलेंगी, है ना। तो तुम क्या कहना चाहोगे इस पे? देखो वैसे तुमने बहुत सही बात बोली है कि अपने अपना प्रेफरेंस है। जैसे कोई होते हैं कि जिनको ऑफ बीट प्लेसेस में रहना पसंद है, कोई ऐसे होते हैं जो हाइट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। कोई ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल मार्केट में मॉल रोड के पास में होटल लेना पसंद करते हैं। तो तीनों की अपनी अलग अलग मतलब प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप मान के चलो हाइट में लेते हैं होटल, ठीक है, तो ये है कि आप अगर आप चाहते हैं कि भाई सुकून से शांति के साथ में बैठ जाऊं कहीं पे या कोई ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, ट्रैफिक ना हो, नेचर से ज्यादा कनेक्टेड फील करें, तो आप हाइट वाली जगह पे जाओ। हाइट वाली जगह पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है होटल, क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं वहाँ पे और सारा सामान नीचे से लेके जाते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि सुकून बहुत मिलेगा वहां पे, आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेंगी, साफ सुथरी प्रॉपर्टी मिलेंगी। और ऊपर से जब आप देखोगे मनाली का पूरा व्यू दिखेगा आपको, छोटे छोटे इतने इतने होटल दिखते हैं वहां मनाली के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से। तो लोग जो है कन्याल पे लेते हैं, कन्याल विलेज के पास में लेते हैं। और कई बार लोग सेथन तरफ भी जाते हैं, कई बार लोग सोलांग की तरफ भी जाते हैं, अलियो की तरफ जाते हैं, जगत सुख की तरफ जाते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं। बाकी अगर आप मॉल रोड के पास लेते हैं तो मॉल रोड के पास में देखो ये बेनिफिट है कि मार्केट पास में हो जाता है। लेकिन होटल वहाँ के मैं बता दूं जहां तक मैंने होटल देखे हैं, एक तो पुरानी प्रॉपर्टी है और अगर नई प्रॉपर्टी है तो वो लग्जरी प्रॉपर्टी है और महंगी प्रॉपर्टी है। ठीक है। बाकी उसमें क्या है, मार्केट पास में हो जाएगा, लेकिन आप मार्केट भी देखो गाइस, मार्केट भी घूमोगे तो कितना घूमोगे, मार्केट भी अगर आप घूमोगे तो कितना घूमोगे आप आए हो ऐसी जगह पे जो माउंटेन में है और आसपास पहाड़ देखने आए हो, तो मेरे हिसाब से तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मॉल रोड से 2-3 किलोमीटर आगे पीछे लो। क्योंकि मॉल रोड की साइड से तो ऑलरेडी हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो आपको घुमाएगा ही। तो जो भी सामान लेना आप वहां से ले सकते हैं। आप डेली आप मार्केट मार्केट मॉल रोड में थोड़ी घूमोगे। आपको ये कि अगर सामान लेना कुछ तो आपने ले लिया, बाकी आप नेचर एंजॉय करो और अपना यहाँ वहां घूम सकते घूम सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है यार कि बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाती है, तो जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो मॉल रोड तक हमारी गाड़ियां तो पहुंच नहीं पाती, पहले ही रोक दी जाती है। तो उसका थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आपको लगेज वगैरह भी खुद ही कैरी करके थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा। ये बहुत सही बात याद दिलाई है तुमने कि जैसे स्नोफॉल हो जाती है ना, क्योंकि मॉल रोड थोड़ा सा ऐसे ऊंची चढ़ाई पे है, कई बार लोग हडिम्बा देवी टेम्पल वाले रास्ते पे ले लेते हैं। ठीक है।
तो वहाँ पे क्या एकदम सीधी चढ़ाई है, तो वहाँ पे बर्फ वाले टाइम पे तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चढ़ पाती है। आप 4x4 लोगे तो 8-10 हज़ार रुपए उसका चार्जेस हो जाता है। या तो फिर आप पैदल चलो। तो कोशिश आप ये करो कि थोड़ा सा ऐसी जगह पे लो जो मेन रोड के आसपास हो और थोड़ा सा मॉल रोड से 2-3 किलोमीटर आउटसाइड हो, तो वो ज्यादा बेनिफिट है। थोड़ा रेट भी सही मिल जाता है उसमें और प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है आप ट्रैफिक में नहीं फंसोगे, वहाँ पे ट्रैफिक आपका में नहीं, टाइम बचेगा। वो सबसे बड़ी बात है। और बाकी कुछ होटल हम आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं या आपको हम बता देंगे जो नेचुरल साइट सीन के आसपास में है, जैसे जो गधन्नी के आसपास जो होटल है, ठीक है, यहाँ पे आप वाटरफॉल वगैरह भी आप घूम सकते हैं। तो ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि साइट सीन में जो सोलांग वैली है, तो सोलांग वैली में हम क्या क्या कर सकते हैं, वहां जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो सोलांग वैली में तो बेसिकली आपका जाने का मतलब तब बनता है जब वहाँ पर स्नोफॉल हो। स्नोफॉल से रिलेटेड जैसे स्नोफॉल होगी ना, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक इसमें आप स्नो से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, स्नो स्कूटर आप एंजॉय कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, जॉर्बिंग कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आपको वहाँ पे करने मिल जाएंगी। तो वो भी पे ऑन द स्पॉट होता है, आपको डायरेक्ट ही पे करना है और डायरेक्ट आपने जो भी एक्टिविटीज करनी है आप कर सकते हो, है ना। तुम क्या कहना चाहोगे? मैं देखो, मैं जो नॉर्मल लोग पूछते हैं कि कौन से मंथ में जाना चाहिए सोलांग वैली वगैरह, तो सोलांग वैली में गाइस देखो, अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जाते हैं तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब नॉर्मली आप जाओगे वहाँ पे, वो खाली ग्रीनरी देखने को मिलेगी वहाँ पे। और एक्टिविटी देखोगे तो एक्टिविटी पैराग्लाइडिंग आपको देखने को मिलेगी, और जो जॉर्बिंग होती है वो हो जाती है, जिप लाइनिंग वगैरह ये हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सोलांग वैली में देखने को मिलेगी। अगर आपको स्नोफॉल हो जाती है दिसंबर के पास, तो वहाँ पे स्कीइंग और स्केटिंग ये सब देखने को मिलेगी। स्नो स्कूटर आप चला सकते हैं वहाँ पे, स्नो से रिलेटेड सारी एक्टिविटी हो जाएगी। पैराग्लाइडिंग तो फिर भी चलती रहती है वहाँ पे। और अगर आप इधर जा रहे हैं इस टाइम पे, मतलब वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो स्नो मेल्ट होने लगती है। तो मेरे हिसाब से मार्च तक में स्नो मेल्ट हो जाती है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे वापस से ग्रीनरी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पैराग्लाइडिंग और लगभग ऐसे जिप लाइनिंग वगैरह ये सब देखने को मिलती है वहाँ पे। बाकी हर टाइम में आप वहाँ पे जा सकते हैं अंजनी महादेव टेम्पल, जो कि ट्रैक करते हुए या घोड़े खच्चर या इन सब से आप जा सकते हैं वहाँ पे अंजनी महादेव टेम्पल में। तो वो भी काफी फेमस है, लोग जाते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं रोहतांग पास के बारे में। बिल्कुल। तो 2-3 क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए, जैसे कि रोहतांग पास कब जाएं, ठीक है, और कैसे जाएं, रोहतांग पास का परमिट कैसे मिलता है, ठीक है, और रोहतांग पास कब खुलता है कब बंद होता है, रोहतांग पास अटल टनल में रोहतांग पास और अटल टनल में क्या डिफरेंस है, कहाँ जाना ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह की चीजें लोग पूछते हैं इसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई इसके बारे में? देखो, अब रोहतांग पास तो ऐसा है कि सब कुछ गवर्नमेंट के परमिट के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली जो होता है मई के लास्ट में ओपन हो जाता है, और ये आपका मई से लेके मतलब मई लास्ट से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और मे भी 15 से 20 नवंबर के आसपास ये क्लोज होता है ना। तो जब आपको ऐसा होता है कि सोलांग वैली में, जैसा कि संदीप ने बताया कि मार्च तक स्नो मेल्ट हो जाती है, तो फिर रोहतांग पास ओपन होता है धीरे धीरे ना। उसके रास्ते में आपको गुलाबा, कोठी, ऐसे बहुत सारी लोकेशंस पड़ेंगी जहाँ के मतलब ऐसा रहता है जहाँ जहाँ बर्फ मेल्ट होती रहती है, देन हमारा टॉप पे आता है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास खुलते खुलते ही मई का लास्ट पहुंच ही जाता है महीना, तो उस टाइम पे आप रोहतांग पास ओपन कर सकते हो। बाकी अटल टनल का आपने बोला, तो अटल टनल जो बना है मतलब वो बहुत ही बेहतरीन देखा जाए तो जगह है। मतलब लगभग 8 से 10 किलोमीटर का वो जो टनल है ना, जब आप वो देखते हो, वहां पर जाते हो, तो एक अलग ही फील आता है कि मतलब जो डेवलपमेंट दिखता है ना वो दिखेगी आपको, वहां पे चीजें दिखेंगी। और अटल टनल के बाहर के इस तरफ के नज़ारे और उस तरफ के नज़ारे, बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है एकदम। अगर आप अटल टनल के उस पार जा रहे हो तो आपको शिशु, खोकसर, मोस्टली अगर बोला जाए तो उधर लाहौल वैली शायद स्टार्ट हो जाता है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। तो उधर का क्लाइमेट आपको अलग मिलेगा, इधर का क्लाइमेट अलग मिलेगा। मतलब अटल टनल बोलते हैं कि अटल टनल के बाद की दुनिया ही अलग हो जाती है पूरी, है ना। बेसिकली क्या है ना, जैसे ये अटल टनल के इस पार जो है ऐसे माउंटेन जिसमें ग्रीनरी वगैरह ये सब देखने को ज्यादा मिलती है, ठीक है। और अटल टनल के दूसरे साइड जो है वहां पर आपको सीधे वैसे पत्थर मिलेंगे, जिसमें पत्थर वाले पहाड़ ज्यादा मिलेंगे। और रही बात गाइज ये कि रोहतांग पास कब ओपन होता है कब बंद होता है, तो जैसे मान के चलो कि स्नो पड़नी स्टार्ट हो जाती है ना, तो कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिड नवंबर तक बंद हो जाता है रोहतांग पास। फिर इसके बाद में भी वापस ओपन होता है अप्रैल और मई के टाइम पे। वो डिपेंड ऑन स्नो की, अगर स्नो कम पड़ी है तो पहले ओपन हो जाता है, अगर रोहतांग पास में स्नो ज्यादा पड़ी है और नीचे भी ज्यादा स्नो पड़ी है तो
बाद में ओपन होता है, पर मोस्टली मई जून के टाइम पे ओपन मिलेगा आपको रोहतांग पास। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में, और रोहतांग पास, सिसु और अटल टनल, ठीक है, इनके बारे में भी कुछ बताइए। ठीक है, तो रोहतांग पास तो हमने आपको बता दिया। अब अटल टनल और सिसु के बारे में तो गाइज ऐसा है कि जैसे आप रोहतांग पास अगर नहीं जा पा रहे हैं या ज्यादा स्नो है, क्लोज है रोहतांग पास, तो लोग सिसु की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिसु में भी वाटरफॉल है, सिसु लेक है और बहुत प्यारी जगह है सिसु। तो पहले आप सोलांग वैली होते हुए इधर से अटल टनल पहुंचोगे। अटल टनल के बाद में फिर आप एक रास्ता कोकसर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जाता है सिसु की तरफ। तो इस तरह वहाँ पे है। तो अगर आप जाना चाहोगे तो हालांकि रोहतांग पास से कम चार्जेस लगते हैं और वहाँ पर परमिट की भी जरूरत नहीं है। रोहतांग पास में आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। और परमिट से रिलेटेड चीजें ये है कि अगर आपको परमिट चाहिए, आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन परमिट निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। और अगर आप यहाँ की टैक्सी लेते हैं तो वो टैक्सी के साथ में ही आपको रेट वगैरह बता देंगे। तो इसके बारे में आप जिस टाइम पे आप आ रहे हो उस टाइम पे आप अपने ट्रैवल एजेंट से या जिस ट्रैवल प्लानर से आप बुक कर रहे हैं अपना पैकेज, उनसे आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना राघव? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। मनाली में टैक्सी का किराया कितना लगता है? प्राइवेट कैब और शेयर टैक्सी और साइट सीन टैक्सी में क्या डिफरेंस है? तो मोस्टली ये तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि रोहतांग पास की टैक्सी कितने में बुक होती है, और अगर इंडिविजुअल टैक्सी भी आप लोगे तो भी कितने की बुक होती है। तो अगर आप इंडिविजुअल टैक्सी देखोगे तो लगभग 2000 से 2500 के बीच में पर डे के हिसाब से टैक्सी का चार्जेस लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हमारे पैकेज के थ्रू लेते हो तो आपको बहुत ही रिजनेबल रेट में टैक्सी चार्जेस पड़ जाता है इधर। और हम 3-4 दिन की साइट सीन एक साथ करके देते हैं अपने पैकेज में। और अगर आप खुद से भी आओगे ना तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन हमारा पैकेज क्या, हम काफी समय से काम कर रहे हैं, काफी समय से हमने टाई अप करके रखा हुआ है। तो आपको पैकेज में बेनिफिट है, इसमें रेगुलर मिल जाता है। एक तो देखो आपको एक गाइड मिल जाएगा, सबसे पहली बात एक गाइड मिल जाता है आपको कि कहाँ कहाँ जाना है, वो सारी चीजें गाइड करेंगे। दूसरी चीज ये है कि स्कैम होने के चांसेस कम होते हैं लोकल में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने ट्रैवल प्लानर से सारी चीजें पूछ सकते हैं। बाकी टैक्सी का इंडिविजुअल किराया तो मैंने बता ही दिया है, लगभग आपको 2000 से 2500 पर डे के हिसाब से रहेगा। रोहतांग पास का चार्जेस, सिसु विलेज का चार्जेस और सोलांग वैली का अलग से चार्जेस जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्जेस हो जाता है, वो बदलता रहता है, डिपेंड ऑन कि रस कितना है यहाँ पे। इसका कोई चार्जेस फिक्स नहीं होता कि रस कितना है, बेसिकली यहाँ पे भीड़ भाड़ कितना है, स्नो कितनी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप 4x4 से जा रहे हैं, ऑल्टो से जा रहे हैं, डिजायर से जा रहे हैं, वो उसके मतलब उसके द्वारा भी प्राइस जो है घटते बढ़ते रहते हैं। इसमें सभी गाड़ियों के अलग अलग चार्जेस होते अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो ये पूछ रहे हैं कि मनाली में लोकल साइट सीन के लिए अपनी कार ले जा सकते हैं या लोकल टैक्सी ही जरूरी है? तो क्या कहते हो राघव? अगर आप पैकेज ले रहे हो तो अपनी कार की तो वैसे भी कोई नीड है नहीं, और अपनी कार ना लाने का एक फायदा ये भी है कि आप आराम से कहीं भी चिल माइंड होके घूम सकते हो। अगर आप अपनी कार लेके आ रहे हो तो सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है यार पार्किंग वाली प्रॉब्लम। पार्किंग में लगाओगे, पार्किंग नहीं मिल रही है, पार्किंग जब तक दूसरी गाड़ी निकलेगी उसके बाद आपको पार्किंग मिलेगी, तो कई सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप बेसिकली जो है ना, जो इसमें गेस्ट ये पूछते हैं ना कि हम अपनी कार भी ले जा सकते हैं या केवल हमें टैक्सी ही लेना चाहिए। तो वैसे तो देखो ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है कि भाई तुम्हें टैक्सी ही लेना पड़ेगा। आप खुद की कार भी लेके अगर आ रहे हो तो भी आप घूम सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेनिफिट आपको यहाँ पर टैक्सी लेने पे है, क्योंकि देखो एक तो दिल्ली से आप ट्रैवल करते हुए इतनी दूर लंबा सफर करते हुए आओगे, 8-10 हजार का आपका तो तेल ही लग जाएगा भाई। यहाँ पे हम 10 से 15 हजार के बीच में तो पैकेज ही दे रहे हैं आपको। वो अलग अलग होटल के साथ में अलग अलग चार्जेस होता है इसमें। बाकी ये है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि भाई अपनी टैक्सी लेके आओगे या यहीं की टैक्सी बुक करेंगे, आप कोई भी टैक्सी मतलब कोई भी गाड़ी से आप घूम सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनाली में कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है और उसका कितना खर्च आता है? ठीक है, तो राघव भाई यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? एक्टिविटीज तो देखो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, अगर आप नदी साइड जा रहे हो किसी, जैसे यहाँ पर मनाली की फेमस नदी है ब्यास रिवर, इसको बीस रिवर भी बोलते हैं, वैसे हिंदी में ब्यास नदी बोलते हैं। यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हो, है ना, बहुत फेमस है मनाली की। तो वैसे कुल्लू की राफ्टिंग बहुत फेमस है, कुल्लू में जाओ, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है ना। अगर आपको रिवर क्रॉसिंग करनी है, रिवर क्रॉसिंग भी करनी है, केबल कार, रोपवे, कई ऑप्शंस होते हैं। स्नो टाइम पे अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो चॉइस है अपनी अपनी, आप कौन सी एक्टिविटीज करना चाहते हो। पहाड़ों में जो भी एक्टिविटीज अवेलेबल होंगी उस टाइम पे आपको कराई जाएंगी। ठीक है, तो लगभग इसमें पैराग्लाइडिंग और अगर आप स्नो के टाइम पे आ रहे हो तो स्नो से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होती है।
और अगर नॉर्मल टाइम पे आ रहे हो आप तो देखो पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग ये दो मेजर एक्टिविटीज हैं जो लगभग लगभग हर टाइम पे चलती रहती हैं। बट मानसून के टाइम पे हाँ, सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती बरसात के टाइम पे गाइस देखो पानी बढ़ जाता है और कई बार हवा भी तेज होती है, इसमें तूफान वगैरह जाते हैं। तो अगर हवा सही है तो पैराग्लाइडिंग हो जाती है, है। और अगर वाटर लेवल और उसका फ्लो सही है तो रिवर राफ्टिंग चालू हो जाती है यहाँ पे। तो ऐसा है इसमें, बाकी जो भी चीजें रहेंगी वो पहले से ही अलर्ट दिखा देते हैं और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, आप आराम से आ सकते हैं। सर्टिफाइड यहाँ पे गाइड रहते हैं, पायलट वगैरह रहते हैं जो आपको पैरासूट चलाते हैं जो वहाँ पर, वो सर्टिफाइड होते हैं यहाँ पे ज्यादातर। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो लोकल क्वेश्चन होगा, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं जो भी आपके मन पे होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मनाली में बारिश के मौसम में जाना सही है या नहीं, मतलब कि रोड और लैंडस्लाइड और साइट सीइंग को लेकर बहुत सारे टूरिस्ट ये पूछते हैं ना कि बारिश के टाइम पे जाना सही है या नहीं। तो देखो मेरे हिसाब से जब भी आओ यहाँ पे ना तो आप वेदर एक्टिविटी जरूर चेक करके आना वहाँ पे ऑनलाइन कि पूरा हफ्ता कैसा रहेगा वेदर यहाँ पे। बाकी बारिश के समय भी नॉर्मली कोई दिक्कत होती नहीं है। पहले लैंडस्लाइड वगैरह होते थे, वो टनल वगैरह में काम चल रहा था। बाकी लैंडस्लाइड देखो अगर होना है तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो मैं नहीं कहता, पर यूजली लोग पहाड़ों में बारिश के समय थोड़ा सा अवॉइड करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके। तो बाकी अभी हम जब आए हुए हैं हम भी बारिश के समय में ही आए हुए हैं और बारिश कुछ खास नहीं है फिलहाल में, और आराम से घूम रहे हैं। इस टाइम पे टूरिस्ट कम मिलते हैं और पैकेज का रेट और होटल का रेट बहुत रिजनेबल रेट पे मिल जाता है। तो अगर ये है कि आप बारिश के समय भी आना चाहो तो आ सकते हो। बस ये है कि आप देख के आना वेदर की, ज्यादा बारिश तो नहीं दिख रही है, बाकी हल्की फुल्की बारिश हमेशा चालू रहती है यहाँ पे, है ना। तो अब इसमें आगे जो पूछते हैं कि दिल्ली से मनाली कैसे जाएं, वोल्वो, प्राइवेट कैब या फ्लाइट से, तो क्या कहते हैं राघव आप इस बारे में? देखो तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी तो मनाली के लिए। दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टेड फ्लाइट मतलब कुल्लू तक फ्लाइट्स भी आती हैं। वोल्वो बसेस तो डेली चलती हैं और बहुत सारी वोल्वो बसेस चलती हैं यहाँ पे। और प्राइवेट कार में तो ये है कि वो तो आपकी पर्सनल गाड़ी हो जाती है। अगर आप दिल्ली से ले रहे हो तो जो भी आपका पैकेज है 3 से 4 दिन का या 5 से 6 दिन का, जो भी आपका ड्यूरेशन रहेगा, वो प्राइवेट कैब तो आपके साथ ही रहेगी, पूरा टूर कराएगी। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको सारे ही ऑप्शन है भाई। अगर आपको अपनी प्राइवेट कैब से आना है तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन आपको ड्राइव थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर, ठीक है। और कई बार ऐसा है ना कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ी को पासिंग देने में भी थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ का अगर ड्राइवर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो वो अच्छे से गाड़ी चलाएगा और ट्रेंड होते हैं यहाँ पे पहाड़ों के ड्राइवर यहाँ की सड़क के हिसाब से। बाकी अगर आप अच्छे अपनी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं, फ्लाइट से आना चाहें, भुंतर तक हमारी फ्लाइट चलती है तो वहां तक आप उससे आ सकते हैं। बाकी वोल्वो बस तो भाई शाम को कितनी सारी वोल्वो बस चलती है सही रेट पे। सबसे ज्यादा प्रेफर तो वोल्वो से ही लोग करते हैं क्योंकि वो चीप एंड बेस्ट पड़ता है। ओवरनाइट जर्नी रहती है, आराम से एसी में सोते हुए लोग यहाँ पे आते हैं। तो बस की जर्नी तो सबसे ज्यादा लोग, मतलब ये समझो कि अगर मनाली आते हैं तो 70% लोग वोल्वो से आते हैं। बिल्कुल, और बहुत सही रेट में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। आप कार से आओगे तो 8 से 10 हजार का तो फ्यूल लगेगा ही लगेगा यहाँ पे। बाकी अगला क्वेश्चन ये है कि मनाली में बच्चों और बुजुर्गों को लेकर जा सकते हैं, सेफ है कि नहीं, खास तौर पे हाई एल्टीट्यूड पासेस जैसे रोहतांग पास और सिस्सू वगैरह लेके जो ये यहाँ पर है, तो क्या बच्चों बुजुर्गों को लेके आना सही है? देखो अगर बुजुर्गों की एज लगभग, अगर देखो ऐसी एज पे नहीं जाऊंगा मैं सीधे, बट ये है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक एक एज के बाद लोगों को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, कि कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ी सी स्टेयर्स भी चढ़नी पड़ रही है, वहां पे भी लोगों की सांस फूलती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का फर्स्टली आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है तो आप अपने साथ जो भी ड्राइवर द्वारा मेडिसिन और डिस्क्राइब की जाती हैं वो आप अपने पास रखें हमेशा। देन उसके बाद आप अपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके देन आप जा सकते हो। बाकी देखो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे यहाँ से पैकेज बुक करा है लोगों ने, तो बुजुर्ग जो काफी बुजुर्ग हैं उन्होंने भी पैकेज बुक करा है, और बच्चों में है तो वो इन्फेंट्स को भी लेके आए हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है जैसे कि रोहतांग पास है, सिस्सू है, तो वहाँ पे बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को ले जाना थोड़ा सा आप अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि रोहतांग पास देखो एक तो बहुत ज्यादा ठंडी जगह है, और अगर बच्चे बोल नहीं पाते, इन्फेंट है, तो वो बता भी नहीं पाएंगे कि भाई उनको कैसा महसूस हो रहा है वहाँ पे। कई बार देखो गाइस ऑक्सीजन की भी कमी होती है वहाँ पे, ठीक है। कई बार ये कि स्नो स्टॉर्म वगैरह भी आते हैं, स्नोफॉल हो जाए अचानक से, तो बड़े बुजुर्गों और जिनको तकलीफ है, थोड़ा सा अस्थमा वगैरह है, तो थोड़ा हाइट वाली जगह पे जाना अवॉइड कर सकते हैं। बाकी तो मनाली नॉर्मल सी जगह है, लोग आ जाते हैं आराम से घूमते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। बाकी हम अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि मनाली पैकेज
ऑनलाइन बुक करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि फ्रॉड या हिडन चार्जेस से बच सके? बिल्कुल है ना राघव? क्योंकि बिल्कुल सबसे बिल्कुल। देखो, ये हम तो हर एक क्लाइंट का क्वेश्चन 7-8 होता है साल से हम लगभग। टूर पैकेज से काम कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल और ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर इंसान, हर टूरिस्ट पूछता है हमसे, बिल्कुल। ठीक है? ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट पूछता है ये बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। या कौन कौन सी चीजें ध्यान रख सकते हैं आप कोई भी पैकेज बुक करते समय? कई बार लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। ऑनलाइन स्कैम होते हैं, बहुत स्कैम होते हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे राघव? देखो सबसे पहले तो अगर मैं एज अ कस्टमर करके अगर मैं कहीं से बुक कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन देखूंगा। सीधी सी बात है भाई, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो कंपनी की डिटेल्स आपको देखनी है, जीएसटी, उनका जीएसटी चेक करना है। आपको अगर उससे भी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो बहुत रहे सारी हैं। चीजें हैं भाई। अगर आप मतलब ये है कि समझो कि कोई कंपनी ऐसी है जो अपना डिटेल्स नहीं दिखा रही, इवन अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड तक नहीं दे रही, अपना बिल्कुल। जीएसटी नंबर तक नहीं दे रही है, तो आप भाई समझो कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो गोलमाल है वहां पे। आप उनकी रेटिंग्स चेक कर सकते हैं। रेटिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जो होटल प्रोवाइड करे जा रहे हैं, आप उनके होटल में कॉल करके भी आप उस कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। क्यों? हाँ, तो देखो इसमें जैसा ये है ना कि कोई भी पैकेज आप बुक करते हैं तो बुक करने से पहले कुछ चीजें आप अपने ट्रैवल प्लानर से जरूर पूछना कि जैसे आपकी कंपनी जो है जीएसटी नंबर है नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि कहाँ कहाँ का पैकेज बुक करते हैं, ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस कैसी है, उनके गूगल रिव्यूज कितने हैं, ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है? जिनने रिव्यूज डाल रखे हैं उनके साथ में फोटोज वगैरह अटैच्ड हैं या नहीं है, ठीक है? अगर ये है कि कंपनी होटल के नाम शेयर कर रही है कि इस होटल पे रुकवाएंगे, तो उस होटल में आप अलग से सर्च करिए, वहां से नंबर निकालिए और पूछिए कि भाई इन कंपनियों के साथ में टाई अप है या नहीं है। बिल्कुल। ठीक है? ये मतलब एक ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो कोई नहीं चाहेगा कि एक गेस्ट को, एक क्लाइंट को या एक टूरिस्ट को पता चले, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी प्राइवेट चीजें होती हैं जो कंपनियां नहीं बताती हैं इसमें। और इसका एक बेनिफिट और है, अगर आप होटल की वेबसाइट में जाके अगर आप कंफर्म भी कर रहे हो, वहां पर आप जो कंपनी आपको होटल प्रोवाइड कर रही है, आप उस होटल के रेटिंग्स भी देख सकते हो, सर्विस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें भी होती हैं। और ये है कि जब भी आप पैकेज बुक कर रहे हो भाई, तो आप जो जो आपने बातचीत कर रखी है अपने ट्रैवल प्लानर से, ठीक है, तो वो अपने आइटनरी में रिटन फॉर्म पे जरूर आप अपने पास रखना। जरूर उनसे बोलना कि सर ये जो चीजें हमारी बातचीत हुई है, ठीक है, आप कृपया करके इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप आइटनरी में ऐड कर दीजिए और इसके बाद में हमें फाइनल पैकेज शेयर कर दीजिए, ताकि पैकेज में क्या क्या ऐड है, कहाँ कहाँ पे आप घूमेंगे, कौन कौन सी जगह पे जाएंगे, कौन से होटल पे रुकेंगे, उसमें ब्रेकफास्ट है, डिनर है या नहीं है, या कौन कौन से मील प्लान ऐड करे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐड करिए, ग्रुप है तो उसमें बोन फायर है या कोई म्यूजिकल एक्टिविटी है या नहीं है, वो सारी चीजें आपने जो जो बात करी है अपने ट्रैवल प्लानर से, वो सारी चीजें आप उसमें ऐड करवा लें। कुल मिलाकर ये है कि आप अपने इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स जो भी रिटर्न में होना चाहिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपके पास क्लियर होने चाहिए और सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आप कंपनी की डॉक्यूमेंट जरूर देखना, ठीक है? अगर तो ऑफिस का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल वगैरह भी आप चेक करना कि ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है। क्योंकि देखो जैसे हमारी ट्रैवल कंपनी है, इनकी ट्रैवल कंपनी है, तो भाई हम अपने सभी गेस्ट के जो रिव्यूज वगैरह हैं वो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, बिल्कुल, ठीक है? टाइम टाइम पे हम पोस्ट करते रहते हैं। हम अब देखो हम वीडियोस भी बना रहे हैं, ठीक है? मेरा नाम राघव है, ये हमारे साथ मेरा नाम संदीप है, ये राघव है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से, ताकि जैसे आप प्लान कर रहे हैं तो आप आपको पता लग सके कि आपने किन से पैकेज बुक करा है और कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह करके आप ट्राई कर सकते हैं अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके। हम ये नहीं कहते भाई आप हमारे से पैकेज बुक करो, आप किसी से भी पैकेज बुक करो, कहीं से भी करो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूर से जरूर ध्यान में रखना कि भाई, और होटल का जरूर पूछना कि भाई होटल मॉल रोड से कितनी दूर है, आसपास कौन सी लोकेशन है। तो इस तरह की चीजें पूछोगे तो थोड़ा सा उसमें पता लगता है भाई कि कंपनी जेन्युइन है, काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह जो होते हैं ना, वो कंपनी से निकल जाते हैं, लेकिन वो उसका रेफरेंस का यूज करके उस कंपनी का नाम लेके वो पैकेज बुक कर लेते हैं और पैसे लेके कभी फ्रॉड कर देते हैं। बिल्कुल, तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनसे ये भी पूछना कि भाई ये बंदा या ये पर्सन आपके कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते हैं, आपको ऑफिशियल पर्सन है या नहीं है। तो इस तरह की गाइस बहुत सारी चीजें हैं। हमने करीब 35 से 25 क्वेश्चन, 25-35 क्वेश्चन तो आराम से देखे होंगे। और संदीप भाई एक बात और है, जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई जो हमारे पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो निकल जाते हैं कंपनी का नाम लेके यूज करके, और मतलब जो भी पेमेंट वगैरह लेते हैं,
तो यहाँ पर जो संदीप ने बोला कि आप उनकी वेबसाइट में या कि आप जो भी नंबर डला होता है वेबसाइट में उसमें कॉल करके आप पता करो। और सबसे बड़ी बात, आप कंपनी के ही अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है, जो कि आपको एक बार क्लियर कर लेना है कि आप कंपनी का करंट अकाउंट कौन सा है। क्यों करंट अकाउंट में करें या क्यूआर कोड में करें, पर ये करें कि वेरीफाई करके जरूर करें कि भाई वो कंपनी वालों का ही है या किसी और का, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इसको वेरीफाई करने का यही ऑप्शन है कि भाई उसमें जाओ, गूगल प्रोफाइल होता है उसमें पता करो, वेबसाइट पे जाके पता करो, जो नंबर दिया है उनसे बातचीत करो। तो ऐसा करके पता लगता है भाई कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं, कंपनी का एथोराइज पर्सन है या नहीं है। तो इस तरह की कुछ कॉमन चीजें हैं जो मन में आती हैं, जो वेरीफाई करनी भी जरूरी होती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखो कि भाई तो आप बिल्कुल स्कैम से बच जाओगे। ठीक है, और कोई भी गेस्ट होगा, ये इतनी कॉमन सी बातें हैं जो सबके पास पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने मेरे ख्याल से बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप बिल्कुल आप कमेंट करना। हम अगला वीडियो जब भी बनाएंगे तो प्रॉपर सारी चीजें बताएंगे उसके बारे में। हम कोशिश करेंगे कमेंट्स पे भी हम जवाब देंगे, जो भी क्वेश्चन हो हम उसका आंसर दे पाए। कमेंट्स पे भी हम जवाब देंगे, लेकिन ये है कि आप जो भी आपके विचार हो और जो भी आपको कुछ कहना हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। ठीक है, बाकी मैं वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा। तो अगर आपको कुछ पैकेज वगैरह की जरूरत है या आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो आप पता कर सकते हैं। बाकी हम हमारी कंपनियां हैं यहाँ पर, जिसमें हम शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कश्मीर और कटरा, इधर गोवा, उत्तराखंड, केरला, ये सारी जगह का पैकेज करते हैं। राजस्थान का भी पैकेज करते हैं। तो इनमें से कहीं का भी पैकेज चाहिए तो आप हमसे डेफिनेटली आप कांटेक्ट करना। और हाँ, जाते जाते गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे और आगे जाके हिमाचल की छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी जगह हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। और हमारी कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। और हाँ, इतनी मेहनत करके जो हमने ये वीडियो बनाई है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना गाइस, सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। बिल्कुल। ठीक है, तो यहीं से इस वीडियो को खत्म करते हैं, एंड करते हैं। और लास्ट में हम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।